अस्सलाम वालेकुम। तुबा प्लीज इसको पहले स्लाइड शो कीजिएगा। थैंक यू। Assalamualaikum guys, I'm Uswa Irfan and I recently got allocated in Pakistan Audit and Account Services after clearing my CSS 2025, and today with me is Miss Tuba Naeem who got allocated in OMG Group after clearing CSS 2025, and we both cleared CSS in our first attempt. Today is the orientation session of criminology, and it's basically a demo session for a session that we are going to launch soon, and we will be discussing some things such as the past papers, and we will be doing a small analysis, a little analysis of the past papers. Along with that, we will take a look at the syllabus of the criminology subject, which is one of the major optionals that is being opted by students nowadays, and is a good scoring subject as well. Other than that, Miss Tuba will be explaining a topic, and she will be explaining in such a way that will help you to understand how we are going to conduct classes, unlike other mentors and teachers who continuously teach the same way, in the same way, and the same concept, uh, completely ignoring the papers and trends that is going to be uh, that's going to happen in the coming years and in the current years as well. So first of all, हम देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। क्रिमिनोलॉजी का जो सिलेबस है, इसमें हम देखते हैं कि चार सेक्शंस हैं। फर्स्ट टू सेक्शंस जो हैं, सेक्शन 1 और 2, वो मैं पढ़ाऊंगी, जबकि सेक्शन 3 और 4 जो है वो मिस तुबा आपको टीच करेंगी। तो सेक्शन 1 जो है, इसके अंदर हर सेक्शन को 25-25 मार्क्स से डिवाइड किया गया है। अब पिछले सालों में क्या होता रहा है, पेपर्स में क्या होता रहा है क्रिमिनोलॉजी के, कि हर सेक्शन में से वो दो सवाल देता था और आपको उसमें से एक चूज करके करना होता था। अब अगर हम 2025 और 2026 का पेपर देखते हैं, तो वी कम टू नो दैट कि वो अब अपना उसने जो एक बनाने का अंदाज है पेपर, उसने टोटली चेंज कर लिया है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस से इंट्रो करा देती हूँ कि सिलेबस है किस तरह का, फिर हम पास्ट पेपर्स को देखते हैं और करंट जो 2026 का पेपर है उसको भी एनालाइज करेंगे कि किस तरह जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। तो जो सेक्शन 1 है, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे क्राइम क्या है, क्रिमिनलिटी क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर क्या है। उसके बाद क्रिमिनोलॉजी का स्कोप क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी कॉजेज क्या क्या हैं, किस तरह की टाइप्स हैं क्राइम्स की। इसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे कि थेरीज जो हैं क्राइम जो कि एक्सप्लेन करती हैं, मुख्तलिफ जो थेरिस्ट जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने डिफरेंट थेरीज दी कि किस तरह जो एक एक्सप्लेन करती हैं क्राइम की कॉजेज को। तो इसके अंदर ये चीजें हम देखते जाएंगे। इसके अलावा जो इसका पार्ट है, सेक्शन 2 जो है इसका, उसमें हम देखते हैं कि देयर इज जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। इसके अंदर उन्होंने सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी क्या होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है, दैट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तूबा, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज साथ साथ इसको भी करते जाइएगा। थैंक यू। वी आर ऑन सेक्शन 2 राइट नाउ, ओके। सो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है, इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स देखते हैं, जैसे कि पुलिस है, कोर्ट्स हैं, क्या प्रोसीजर है जो जुवेनाइल्स के लिए फॉलो किया जाता है। सिमिलरली इसके साथ हम देखते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, देखते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी कोर्ट्स हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम डिफरेंट क्रिमिनल्स के साथ करते हैं। लाइक प्यूनिटिव होता है, रिफॉर्मेटिव होता है, यानी पनिशमेंट के थ्रू उनको सुधारना या फिर उनको रिफॉर्म करना थ्रू थ्रू टीचिंग्स, और डिफरेंट जो है हमारे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद जो सेक्शन 3 है, इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस पे पढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, किस तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं इसमें, कौन कौन सी एथिकल गाइडलाइंस हैं जो कि दी जाती हैं फॉर इन्वेस्टिगेशंस। और इसके अलावा इसका एक मेजर जो पोर्शन है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस है, वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन इट इज। अगर आप 2026 का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब वो ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ आना शुरू हो गया और बड़े एक एनालिटिकल वे में वो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछता है। देन वी हैव सेक्शन 4, और इसमें मॉडर्न कंसेप्ट हैं इन कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब इसमें क्या है कि जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे होते हैं क्राइम्स, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड क्राइम्स जो हो रहे होते हैं कंटेम्प्रेरी, फॉर एग्जांपल अब जो अब हम बात करते हैं, तो इन द पास्ट फ्यू डेज वी हैव सीन दैट जेंडर अब्यूज इज ऑन द टॉप इन द क्राइम्स। इसी तरह टेररिज्म जो है, कुछ इसी साल या इससे एक साल पहले की बात कर लेते हैं, 2-3 साल पहले तो टॉप पे थी। इसी तरह हम देखते हैं कि साइबर क्राइम जो था वो बहुत ज्यादा इन है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह हम देखते हैं कि अगेन जेंडर क्राइम और अब्यूजेज जो हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज जो हैं,
वो बहुत ज्यादा है। ड्रग जो है वो बहुत ज्यादा है, ड्रग अब्यूज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। वी रिसेंटली सॉ द केस ऑफ मिस अनमोल पिंकी, कि किस तरह वो जो थी ड्रग का एक पूरा माफिया था। तो अब आप देखेंगे कि जो जो करंटली चल रहा होता है न्यूज के अंदर, पाकिस्तान में क्राइम्स जो ज्यादा इश्यूज चल रहे होते हैं, वही वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है, कंटेम्प्रेरी क्राइम्स जो हैं, उनको पेपर्स में भी पूछ लेता है। अब मैं इसका बताने का मकसद ये है कि सेक्शन 3 और 4 जो है दे आर ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सेक्शन 1 और 2 जो है वो किसी किसी की इंपॉर्टेंस के काबिल ही नहीं है। अब होता क्या है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर, अब जब आप क्रिमिनल क्राइम्स की बात कर रहे होते हैं, करंट जितने भी क्राइम्स चल रहे होते हैं, कंटेम्प्रेरी क्राइम्स चल रहे होते हैं, तो उसको आप तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आप सेक्शन 1 और 2 की तो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको उसमें यूज करेंगे, तभी आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। इसी तरह क्या होता है कि जो सेक्शन 1 है उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ थेरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह कॉजेज क्या क्या हैं क्राइम की, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि दैट गिव राइज टू द क्राइम्स इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड एज वेल। तो जब तक आपको उन्हीं चीजों का नहीं पता होगा, तो फिर आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सेक्शन 3 के अंदर जो है कि साइबर क्राइम क्यों इंक्रीज हो रहा है। फिर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जेंडर बेस्ड क्राइम्स जो हैं वो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे कि स्ट्रीट जो क्राइम्स हैं वो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग अब्यूज, ये कैसे इंक्रीज हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सेक्शन 1 और जो सेक्शन 2 है उसके कंसेप्ट जो हैं अच्छी तरह से पता होने चाहिए। तो इसलिए आपने ये नहीं देखना कि 2026 में उन्होंने ट्वेंटी सेक्शन 3 और 4 को इंपॉर्टेंस दी है। बेसिकली उसने इनको इंपॉर्टेंस जरूर दी है, लेकिन अगेन जो मेन चीज आपका सेक्शन 3 और 4 के क्वेश्चंस को लेके चलेगी, वो 1 और 2 के कॉन्सेप्ट्स होंगे, 1 और 2 की थेरीज होंगी जो कि एक्सप्लेन करेंगी। इसी तरह अब मैं आपको बताती हूँ, पास्ट पेपर्स की तरफ चलते हैं। तो आप प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिएगा पास्ट पेपर्स का। Are you sharing? Yes, please. Thank Yes, you. ma'am. Just wait for a few seconds. अब हम पास्ट पेपर्स देखते हैं फ्रॉम 2023 से लेके 2026 वाले। दो हम 23 और 24 के देखेंगे, और दो 25 और 26 के देखेंगे। अब इन दो दो को देखने का मकसद क्या है? इनको देखने का मकसद ये है कि आप देखेंगे 23 और 24 वाले जो दो पेपर्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे, जबकि जो 25 और 26 वाले पेपर्स होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या आता है? मेन मेन डिफरेंस जो आता है वो ये है कि जो 23 और 24 वाले पेपर्स हैं वो थोड़े क्रैम्ड बेस है। बिल्कुल उन्होंने सीधे सीधे से सवाल पूछे हुए हैं, जबकि जो 25 और 26 के हैं उनमें वो एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ चला गया है। अब वो जितने भी सीधे सीधे सवाल पूछता था, अब उनको थोड़ा घुमा के पूछता है। पूछ बेसिकली वो वही रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो एक स्टेटमेंट दे देता है और बच्चों को लगता है कि पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस स्टेटमेंट आ गई है या कहाँ से ये सवाल आ गया है जिसको हम अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। जैसे अब अगर हम देखते हैं तो 2023 में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम, डिवियंस, सिन एंड वाइस? डू यू बिलीव दैट क्राइम इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी? अब इस क्वेश्चन के सीधे सीधे दो सवाल हैं, दो पार्ट्स हैं। एक तो पहला पार्ट ये है कि जिसमें आपने डिफरेंस बताना है बिटवीन क्राइम, डिवियंस, सिन एंड वाइस। और जो दूसरा पार्ट है उसमें आपने बताना है कि क्राइम जो है, आपने आपने बताना है कि क्या वो पाकिस्तानी सोसाइटी का एक मेजर सोशल प्रॉब्लम है। तो आप कहेंगे जी है, और फिर आप उसके रीजंस बताएंगे कि किस तरह है। आप अपनी रीजनिंग देंगे, अपने आर्गुमेंट्स को जो है आप पेश करेंगे अपनी स्टांस को प्रूव करने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन जो हैं, उन दोनों पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन के, दे कैरी इक्वल वेटेज। इसी तरह अगर हम जब 2026 का पेपर देखते हैं, तो अब उसमें आप देखेंगे कि टोटली ट्रेंड चेंज कर दिया उसने। पहले सेक्शन 1 के अंदर से वो कहता होता था कि जैसे मोस्टली वो जो पूछ लेता था ना, वो कहता था जी स्कोप बता दें क्रिमिनोलॉजी का, इंपॉर्टेंस बता दें क्रिमिनोलॉजी की, ये वाली थ्योरी एक्सप्लेन कर दें, ये वाली थ्योरी एक्सप्लेन कर दें। लेकिन अब 2026 का पेपर आपके सामने पड़ा हुआ है, देखें इसमें उसने किस तरह सवालों को जो है मोल्ड कर दिया है। पहले में वो पूछता है कि किस तरह आप जो है एक्सप्लेन करें कि ग्रोइंग पोलराइजेशन जो है यूथ के अंदर वो कंट्रीब्यूट करती है टू हेट क्राइम्स यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अब आपको लगेगा कि ये तो पहले पार्ट में से है ही नहीं है सवाल, सेक्शन 1 में से आया ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया। अब एक चीज जो है, पोलराइजेशन इंक्रीज हो रही है, ये एक कंटेम्परेरी क्राइम है जो इंक्रीज हो रहा है, अगेन सेक्शन 4 का पार्ट हुआ। लेकिन जब आप इसके पूरे सवाल को पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि वो बेसिकली पूछना चाह रहा है कि फैक्टर्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं जिसकी वजह से पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है इन द यूथ।
तो इसको अब आप इसको आंसर कैसे करेंगे? अब आप इसको आंसर सिर्फ तभी कर सकेंगे जब आपने सेक्शन 1 के अंदर थेरीज को पढ़ा होगा, जो कि एक्सप्लेन करती है, जो कि फैक्टर्स बताती हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्राइम जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसी तरह एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्राइम इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। इन योर ओपिनियंस, sorry, in your opinions, in your opinion, how relevant is the perspective for understanding the nature and patterns of crime in developing countries such as in Pakistan? अब इसमें उसने क्या कहा, अब वो सीधी तरह ये भी पूछ सकता था कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है क्राइम की उसको एक्सप्लेन कर दो, लेकिन उसने सीधी तरह ये सवाल नहीं पूछा। उसने बता दिया कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है। अब आपने अपना ओपिनियन देना है कि किस तरह ये पाकिस्तान के होने वाले अंदर जो होने वाले क्राइम्स हैं, पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो होने वाले क्राइम्स हैं, उनके पैटर्न और उनकी नेचर को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो अब उसने बेसिकली अगेन मैंने कहा, जैसे कहा कि पूछा उसने वही है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ क्राइम उसके बारे में बताएं। लेकिन अब सवाल उसने जिस तरह पूछा है, इसमें हम क्या क्या बताएंगे? हम पहले बताएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती क्या है क्राइम के बारे में। ठीक है, वो कहती है कि जो है अनइक्वल जब डिवीजन होती है सोसाइटी में, पावरफुल और पावरलेस ग्रुप्स दो हो जाते हैं, और जब लोगों को फेयर एक्सेस नहीं मिलती है एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, जस्टिस पे, तो वो क्राइम्स जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बताएंगे कि पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं उन पे ये थ्योरी क्यों फिट होती है। तो फिर हम अपने आर्गुमेंट्स देंगे कि पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन एलीट एंड द पुअर। उसमें हम बताएंगे कि बहुत से लोग जो हैं वो पॉवर्टी के साथ जो है सफर कर रहे हैं। इसमें हम बताएंगे कि जो है बहुत से बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, 26 मिलियन के करीब जो हैं बच्चे जो हैं दे आर आउट ऑफ स्कूल। इसमें हम बताएंगे कि स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं पाकिस्तान में इतने ज्यादा हुए हुए हैं। स्नैचिंग है, रोबरी है, बर्गलरी है, और व्हीकल थेफ्ट्स हैं, मोबाइल स्नैचिंग है ड्यू टू प्रॉपर्टी। फिर इसमें हम बताएंगे कि एजुकेशन जो है वो इनइक्वल है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है बच्चों के पास। फिर इसमें हम बताएंगे कि सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट है, बहुत सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइसेस हैं, क्राइम्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, सच एज वाइट कॉलर क्राइम्स लाइक करप्शन है, एलीट क्राइम्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर इसके अंदर हम बताएंगे कि क्रिमिनल जस्टिस जो है वो इनइक्वालिटी है, कुछ ऐसे लॉज हैं जो समझा जाता है कि दे जो है ना ये सपोर्ट लीड्स एंड आर नॉट इन द फेवर ऑफ पावरलेस और द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री। फिर हम बताएंगे कि जो है इनइक्वालिटी है, बहुत सी वायलेंस है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। तो ये चीजें जो है हम इन फैक्टर्स को बताते हैं अपना आर्गुमेंट जस्टिफाई करने के लिए। फिर अब हम एंड पे थोड़ी सी इसकी हम थोड़ा सा जो है इसको क्रिटिकल कर देंगे, क्रिटिसिज्म कर देंगे कि ये थ्योरी जो है वो इनफ नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं। तो इस तरह से आपने चीजों को लेके चलना है। अब आपने देखा कि एक इशू जो था उसने सेक्शन 4 से उठाया, और एक जो थी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वो सेक्शन 1 से उठाई, और किस तरह उन्हें उसने उन दोनों चीजों को एक साथ कंपाइल किया और जो है इसको सवाल बना दिया। इसी तरह बाकी सवाल भी आप देखेंगे कि यूएनओडीसी के बारे में पूछा हुआ उसने, यूनिसेफ के बारे में पूछा हुआ है, अगेन दीज आर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसी तरह आप नीचे चले जाते हैं तो वो पूछता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम्प्लॉयमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह वो पूछता है कि सर्वेलेंस पे, सोशल इनक्वालिटी पे, क्रिमिनोलॉजिकल एक पर्सपेक्टिव दे। तो पहले जिस तरह टीचर्स पढ़ाते थे कि सीधी तरह बेसिक बेसिक बता दी चीजें कि ये चीजें इसका ये मतलब है, तो वो बच्चे पास कर देते थे। लेकिन जब आप आपका सवाल देखेंगे, अपने सवाल देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि अब आपको इसको डिफरेंट एंगल से कवर करने की जरूरत है। तो अब मैं मिस सुबा को हैंड ओवर करूंगी, वो आपको एक टॉपिक जो है वो डिलीवर करेंगी, लेक्चर एक टॉपिक का, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हम कैसे जो है ना क्रिमिनोलॉजी का सेशन वो आगे लेके चलेंगे, हम आप लोगों को कैसे पढ़ाएंगे। अनलाइक अदर टीचर्स जो कि तकरीबन 2 घंटे की क्लास लेते हैं, उसमें से 1 घंटा जो है वो बातें करते हैं, 15-20 मिनट जो है वो अगेन थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, और फिर आधा घंटा पढ़ा के तो ये जा हो जा। हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा ये तरीकाकार होगा कि हम बिल्कुल हर टॉपिक जो है उसको डिफरेंट एंगल से कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है क्या करेंगे कि आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी आफ्टर ईच सेक्शन, जब खत्म होगा तो उसके बाद जो है आपको हम एग्जाम ले लेंगे। हर सेक्शन के बाद एक जो है आपका पेपर हो जाएगा, काइंड ऑफ पेपर होगा, उसको हम एवेलुएट भी करेंगे। इसके अलावा क्या होगा कि हम आपको क्वेश्चंस भी दिया करेंगे, जिसके जरिए आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग ईयर्स और इन 2027 एज वेल। तो भी सुबह ओवर टू। Yes. Am I audible? यस सुबह, Uh, यू आर ऑडिबल। Okay, Assalamu alaikum everyone. I am Tuba Naeem and I recently got allocated to Office Management Group in 2025 and inshallah Uswa and I will be teaching a criminology course and so now I'll be teaching
a topic which is quite relevant nowadays. और इस टॉपिक से आपको आइडिया हो जाएगा दैट हाउ वी आर गोइंग टू टीच दिस कोर्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस कोर्स थ्रू फर्दर. Okay. Usma, do tell me if my screen is visible or not. यस यस, इट्स विजिबल एंड आई सजेस्ट कि आप इसको उसको जो स्लाइड शो में ले जाएं प्लीज। Okay, so I have chosen the topic for today uh, is gender and crime in urban and rural Pakistan. So this topic has been taken from section 4, and the reason for choosing this topic is because it is quite relevant nowadays, since we have had seen, like in the past few weeks, we have had seen a rapid increase in the surge of the various domestic and domestic violence cases related to women, right? तो जो जेंडर एंड क्राइम इन रूरल एंड अर्बन पाकिस्तान, अब जो जेंडर की वजह से या फिर क्यों जेंडर को हम क्राइम से एसोसिएट करते हैं, और क्या वजह है कि जो क्राइम जेंडर से रिलेटेड अर्बन में होते हैं और जो रूरल में होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, हम इसको इन डिटेल आज पढ़ेंगे. um, I'll share a poster first, then we will proceed towards examples. ओके, सो जो जेंडर एंड क्राइम की जब हम बात करेंगे, तो हम इसको दो हिस्सों में सेग्रीगेट कर देंगे. द फर्स्ट वन इज द अर्बन पाकिस्तान एंड द सेकंड वन इज द रूरल पाकिस्तान. एंड सो हम ये देखेंगे क्या वजह है कि अर्बन पाकिस्तान में जो क्राइम्स हैं जो वुमेन के अगेंस्ट कमिट होते हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट हैं फ्रॉम द क्राइम्स जो कि वुमेन के अगेंस्ट कमिट होते हैं इन द रूरल पाकिस्तान. और हम जब बात करेंगे जेंडर एंड क्राइम की, तो हम इसमें विल सी दैट, और स्टैट्स के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ प्रूवन है दैट मोर क्राइम्स आर कमिटेड अगेंस्ट वुमेन एज कम्पेयर टू मेन. और जिसमें हमें हम देखने में भी आया है कि हमें रिसेंट स्टैट्स जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे, जिसमें हमने ये देखा है कि किस तरीके से जो जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैन. डेफिनेटली देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे मैन also have to face certain cases of violence, but those cases are quite few as compared to the cases that women have to face. तो पहले तो हमने बात करें, तो जब हम अर्बन की बात करेंगे, तो अर्बन में हम देखेंगे किस तरीके से बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो चुकी है, जिसमें हमने देखा है रैपिड स्प्रॉलिंग ऑफ सिटीज़ और सोसाइटीज़ देखी हैं, और फिर किस तरीके से न्यू न्यू तर्ज की टेक्नोलॉजीज अब आ चुकी हैं अर्बन में, जहाँ पे हमने देखा है कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, और फिर उससे एसोसिएटेड साइबर क्राइम आ जाता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड. और अब न्यू से न्यू फॉर्म आ रही है क्राइम की इन अर्बन सिटीज़ में देखा जाए तो. उसके ऑन द अदर हैंड, अगर टेक एग्जांपल ऑफ रूरल पाकिस्तान, रूरल एरियाज में हम देखेंगे कि वहाँ पे अभी भी वही ट्रेडिशनल नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पे अभी भी वही फ्यूडल स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे वो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, और वही बेसिस बनती हैं जिसकी वजह से जो आगे फर्दर क्राइम्स कमिट होते हैं. जैसे जो यूजुअली जो क्राइम्स कमिट हो रहे होते हैं अगेंस्ट वुमेन इन अर्बन एरियाज, दैट आर यूजुअली सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि हमने देखा है कि वर्क प्लेस हरासमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है. और इसमें अगर मैं रीसेंट एग्जांपल्स की बात करूँ सेक्सुअल हरासमेंट की, तो वो नंबर वन इज द केस ऑफ डॉक्टर महानूर, which is quite famous nowadays. How a person threw acid on a doctor who was working there, and that was a case of sexual harassment. And number two is the case of the recent case of the actress Miss Momina Iqbal versus the MNA, and she also has to face sexual harassment from this particular person. And so these are two very recent examples of sexual harassment. And so if we talk, and the second one, which is quite common in urban areas, which we have had seen, is the cyber crime. आज का साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इन हो चुका है, और
FIA और जो NCCIM, जो कि स्पेसिफिकली जो ये दो इंस्टीट्यूशंस जो एग्जिस्ट इसलिए करती हैं ताकि अगर किसी को कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई हरासमेंट या कोई क्राइम फेस होता है तो वो उसको वहाँ पर रिपोर्ट किया जा सके। हमने देखा है साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा सर्च आ चुकी है, जैसे इसमें ऑनलाइन ब्लैकमेल आपने देखा है, फिर इसमें स्टॉकिंग होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, और इस तरह की और बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स रिलेटेड आ जाती है। डीप फेक्स आर वेरी कॉमन नाउ डेज, और इसको एज अ फॉर्म ऑफ रिवेंज भी यूज़ किया जाता है साइबर क्राइम के अगेंस्ट द ऑपोजिट जेंडर। और इसमें जो सबसे रेलिवेंट केस है, इट इज़ the case of Miss Sana Yusuf, जहाँ पे she was a young girl who was making videos on TikTok, and she did nothing, and then a person out of nowhere and came and killed her. So that's how we see that how social media can become a cause, a reason for certain individuals to be killed. So ये मिस सना यूसुफ का केस जो है बहुत रेलिवेंट है जब हम साइबर क्राइम के हवाले से बात करेंगे। एंड इसके हवाले से डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा अर्बन में भी और रूरल दोनों में बहुत कॉमन है। और डोमेस्टिक वायलेंस में अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं जिसमें वी हैव हैड सीन अ केस। If we talk about starting off, if we talk about the most famous case of domestic violence, is the Noor Makhdoom case, in which she was killed off by the person who was involved in this domestic violence case. And that person's name was, if I can recall it right now correctly, was uh, Zahid Jaffer and Mr. Jaffer. And so he was the one who killed Miss Noor Maktoum। और ये जो केस था इसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रूटल केस। अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएं तो ये बहुत बड़ा एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। फिर आज के दिनों में हमें कुछ पिछले हफ्ते कुछ हमने केसेस देखे डोमेस्टिक वायलेंस के, जिसमें अ गर्ल हु वाज ओनली 18 years old and her husband killed her off only because she did not bring dowry with her, and that was the reason of the violence that person committed against her। और फिर उसके बाद और इसके बाद आप अगर देखें तो आपको हजारों केस डोमेस्टिक वायलेंस के मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो ये बहुत एक मेजर क्राइम है जो कि वुमेन के अगेंस्ट कमिट किया जाता है, या फिर जनरली चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, और इसमें मैन भी अक्सर का तो उनको भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है। उनका पार्ट, वो खुद भी पार्ट भी होते हैं और उनको भी ट्रैफ किया जाता है। तो इसमें हर तमाम जेंडर आ जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। और इसमें सबसे जो फेमस केस है वो कसूर का केस है, जिसमें केस था जिसमें दे फाउंड दिस ह्यूज ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग जो कि बच्चों को ट्रैफ करता था अक्रॉस दी ग्लोब। तो ये कुछ क्राइम्स जो कि बहुत कॉमन है अगेंस्ट वुमेन इन अर्बन एरियाज। And if we talk about the crimes which are quite common against women in rural areas, वो हमें ऑनर किलिंग में देखने में आता है, जिसमें ना सिर्फ वुमेन को किल किया जाता है कि अब अक्सर अक्सर का द पर्सन हु इज इन्वॉल्व, द मैन हु इज इन्वॉल्व इन इट ऑल्सो गेट्स किल्ड ऑफ उसके साथ ही। फॉर एग्जांपल हम इसमें सबसे जो एक केस फेमस केस है जो बलूचिस्तान का हमें केस देखने को मिलता है, जो भी फ्यू मंथ्स बैक हुआ था, जिसमें बोथ द men and the woman, the girl, both of them were murdered in the name of honor. So that the honor crime, and in the if we talk about in the Sindh area, this is particularly called Karokari. This entire crime is called Karokari in the Sindh area. And the other crimes which are very common against women in rural areas are forced marriages, and then they are deprived of their inheritance, and then of course there is also a sexual violence as well, which is common not only in rural areas but also in the urban areas as well। और अगर हम इसके कॉजेस की बात करें तो पहले बात कर लेते हैं कुछ क्राइम्स जो वुमेन भी कमिट करती हैं, नॉट ओनली सो हमेशा देर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द क्वाइन। तो अगर जहाँ पे वुमेन आर फेसिंग वायलेंस और दे आर बीइंग किल्ड ऑफ एट द सेम टाइम वुमेन ऑल्सो ऑल्सो कमिट क्राइम्स, तो वो क्या वजह होती है जिसकी वजह से, और कौन से क्राइम्स होते हैं जिसके वो इन्वॉल्व होती हैं। जिसमें हमने सबसे अभी हम बात करें ड्रग रिलेटेड क्राइम्स, अक्सर औकात फीमेल्स को बहुत यूज़ किया जाता है ड्रग रिलेटेड क्राइम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो रिसेंट केस बहुत बार फेमस हुआ है, इट वाज द
पिंकी अनमोल केस, एंड जहाँ पे बहुत बड़ा एक रिंग का, एक ड्रग क्राइम का रिंग अनकवर किया जाता है। तो और तो ये फीमेल्स आर वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस ड्रग रिलेटेड क्राइम्स इन द अर्बन एरियाज, एंड देन ऑल्सो दे गेट इन्वॉल्व इन cyber offenses and fraud and scams and economic crimes as well, which includes, for example, they can be involved in the embezzlement of funds or different institutes as well. Sometimes because women seems the ring, the entire crime ring which is involved, they tend to pick up those individuals which on the outside seem innocent, and so they use them as a tool to commit those crimes. और फिर इसके अलावा देखा जाए तो जो क्राइम्स जो कि रूरल एरियाज में यूजुअली कमिट हो रहे होते हैं, वो क्या वजह होती है? एक तो इन्फेंटिसाइड बहुत बड़ा रीजन है, जिसमें हमने देखा है कि अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर गर्ल्स अगर ज्यादा पैदा हो जाए रूरल एरियाज में, तो उनको मार दिया जाता है, विच इज वेरी डिसहार्टनिंग। और फिर इसके अलावा फैमिली रिलेटेड वायलेंस होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, और रिवेंज क्राइम्स आर वेरी कॉमन इन रूरल एरियाज, जो कि अक्सर का वुमेन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एंड अगर हम देखा जाए तो अगर जो मेन जो कि इन्वॉल्व इन क्राइम्स इन अर्बन एरियाज में, दे आर यूजुअली वाइट कॉलर क्राइम्स, जिसमें हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन में यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं, वेरी मच कॉमन इन दी अर्बन एरियाज। देन द मेन आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स विच इंक्लूड्स अगेन ड्रग ट्रैफिकिंग, एंड देन इन इलीगल आर्म्स ट्रेड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। देन इन वायलेंट क्राइम्स अगेन मर्डर, गैंग वायलेंस, असोल्ट, हमने देखा, हमें रेप, गैंग रेप जो कि होते हैं, गैंग रेप्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमने देखा है मेल दे आर क्वाइट इन्वॉल्व इन इट, तो उसमें वो क्राइम आ जाता है जो कि यूजली बहुत कमिट किया जाता है अर्बन एरियाज में। एंड देन प्रॉपर्टी क्राइम्स आर अनदर एग्जाम्पल, जिसमें थेफ्ट आ जाती है, रॉबरी आ जाती है, जिसमें हमने देखा यूजुअली मैन ही होते हैं जो कि रॉबरी कमिट कर रहे होते हैं, भरी भरी, और बर्गलरीज दे आर कमिटिंग इट। और फिर इसके अलावा मैन अगर रूरल एरिया में देखा जाए, जो क्राइम्स कमिट कर रहे होते हैं मैन, दे आर यूजुअली मर्डर, लैंड डिस्प्यूट्स, रिवेंज क्राइम्स, एंड अगेन इलीगल वेपन्स एंड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है जो कि जेंडर एंड क्राइम के हमने डिस्कस किए हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो क्यों ये जो जेंडर बेस्ड क्राइम है, क्यों, क्या वजह क्या है कि होते क्यों है, तो एक तो इसकी पहली बात आ जाती है, एक तो हमारा जो कि एक पेट्रार्कल हमारा माइंड सेट है, उसकी वजह से बहुत वजह, बहुत भरी, इट्स अ मेजर रीजन व्हाई सच क्राइम्स are increasing against women, and they are still existing till this day. So patriarchal mindset is the number one, and number two, it's the women are dependent upon their spouses for even for their financial needs, and so that is the reason so women have to face all sorts of violence at the hands of their spouses. So एक ये major reason आ जाता है जिसकी वजह से gender based crimes बहुत common है against women. And then of course illiteracy and lack of awareness, since women are not, they are not able to know, or they are illiterate, or no one even tells them what their rights are. So they become they become victims of these crimes. और फिर यहाँ पे अभी ऑल्दो इन रिसेंट ईयर्स हमने देखा है बहुत ज़्यादा लॉज आ चुके हैं वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए। और अगर रिसेंट एक अगर मैं एक तो वुमेन वर्क प्लेस हरासमेंट का जो एक एक्ट है विच इज़ देयर टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट, एंड देन हमने देखा कि हमारी मिस हिना भट्ट जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ब्यूरो को चलाती हैं, वो भी पर्सनली डील करती हैं विद दी सेक्सुअल हरासमेंट केसेस। तो like there are acts and laws जो कि exist कर रहे हैं to protect women, but still a lot more needs to be done to strengthen the law and for protecting women. बाकी हमारे जो अगर पेट्रियार्कल माइंडसेट के साथ साथ हम देखा जाए तो वही बात आ जाती है, कल्चरल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस है हमारी, और स्टिग्मा है इसके साथ एसोसिएटेड है जो कि जेंडर बेस्ड क्राइम्स के साथ है, क्योंकि स्टिग्मा और इस सेंस में कि बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस में देखा गया है कि क्राइम्स कमिट हो जाते हैं अगेंस्ट वुमेन, बट उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता, बिकॉज उनको लगता है कि अगर ये अगर किसी को पता लगेगा तो इट विल बी ह्यूज इंसल्ट फॉर देयर फैमिली। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर्स में स्टिल अंडर रिपोर्टेड।
तो ये कुछ रीजंस हैं ऑफ जेंडर बेस्ड क्राइम। अगर हम सोल्यूशंस की बात करें तो क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो अगेन वही बात की जाएगी कि पहले तो हमें अपने वुमेन को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो हमने देखा कि 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ वुमेन, सो इट्स वेरी पर्टिनेंट दैट वी प्रोवाइड ऑल दी वेरियस डिफरेंट avenues फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन। तो एक सोल्यूशन ये है। और इसमें अगेन गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें हम लॉ इन्फोर्समेंट को मज़ीद स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं और मज़ीद पॉलिसीज़ को ऐसी पॉलिसीज़ ला सकते हैं जिससे मज़ीद इन क्राइम्स को रोका जा सके। और फिर अगेन इट्स वेरी एसेंशियल एट द सेम टाइम कि ह्यूज लेवल में अवेयरनेस की जाए, कम्युनिटी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, लाइक ह्यूज लेवल पे कम्युनिटीज़ में, जिसमें ह्यूज लेवल पे जब सेमिनार्स हो, अवेयरनेस हो, हर जगह हो, ताकि हर किसी को वुमेन के अपने राइट्स के बारे में पता हो और इन सारी जो कि इन बिल्ट ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं उनको ब्रेक किया जा सके। और जो कि जो आज भी जो कि इस तरह के क्राइम्स हैं जो कि सेंचुरी से चले आ रहे हैं, उनको सिर्फ ख़त्म करने का यही हल है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, जिसमें ऑनर क्राइम्स है, फोर्स मैरिजेस हैं, जो कि दीज आर दोज क्राइम्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग देयर फॉर सेंचुरीज। सो इट्स वेरी एसेंशियल एंड पर्टिनेंट दैट अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़्यादा चलाई जाएं, ताकि लोगों में ये जो एक सोच, लोगों की सोच बदले और उनको अवेयरनेस मिले। तो ये एक ओवरऑल एक ओवरव्यू है, और इसमें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा इस थ्रू दिस पोस्टर दैट व्हाट इज जेंडर इन क्राइम एंड हाउ जेंडर इन क्राइम is associated with it, and how different are the crimes which are committed in the urban areas or which are committed in the rural areas। तो इससे आपको ये सारा ही जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, और थ्रू दिस पोस्टर आपका इंटायर टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, लाइक इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू राइट इन योर एग्जाम। और इसको मजीद वैल्यू एडिशन करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स अपनी आपको मैं बताती हूँ कुछ एग्जांपल्स और कुछ लॉज, जिससे आप इस अपने क्वेश्चन को मजीद एनहांस कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स तो हम लोगों ने अभी डिस्कस भी कर लिए हैं, बट इन स्लाइड्स में मज़ीद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली वी जस्ट डिस्कस डॉक्टर महानूर's केस, and then also there's another case of an elderly woman who was allegedly killed by her husband, and it's been proven even now that that person even admitted that he was the one who killed his wife. And then there's another case of Miss Ishal Fatma, and she was allegedly abducted by this gang of group of people. And and then we also discussed this case of 18-year-old Miss Misbah, who died because she did not bring dowry with her. And so these few cases are the cases which just happened in just few weeks. And if we talk about certain high profile cases which are there for a few years now, the Noor Makhdoom case, the motorway gang rape case, and the Sana Yusuf murder case. So in all of these three cases, it shook the entire country, our country. And in all of these three cases, the person who was involved in committing those crimes, those persons who were involved in committing these crimes, they have been sentenced to death, and उनकी death penalties उनको मिल चुकी हैं, and hopefully inshallah they will be soon will be hanged। और इससे ये भी साबित होता है कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, इट इज़ वर्किंग। और अगर ना वर्क कर रहा होता तो फिर इनको डेथ पेनल्टीज भी ना मिलती। तो बट अगेन वी स्टिल हैव टू गो अ लॉन्ग वे टू इंश्योर दैट ये जो इतने ज़्यादा केसेस इतने रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, इनमें कमी आने की एक ही सूरत हाल है कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लॉ इन्फोर्समेंट को और स्ट्रेंथन करें और अवेयरनेस प्रोवाइड करें, तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि हम अपने इसमें इन स्टार्ट्स में कमी देख सकेंगे। और ये जो अगेन हमने डिस्कस किया है अनमोल पिंकी का केस, और फिर इसके अलावा हमने डिस्कस किया कारोकारी का जो केस है, ऑनर किलिंग का। और ये जो फीमेल आपको दिख रही है,
of the last picture. Another honor killing another daughter of Eve lost to Petrarchy. So यहाँ पे ये जो फीमेल है, आपने सुना होगा, ये जो फीमेल थी, she went to the police and she told police that she knows that when she's going to go home she's going to get killed, और उसको पता था। लेकिन फिर भी उसके जो फादर वहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको लेके जाना चाहते हैं, और बट शी सेड ऑन मीडिया के वो उसको मार दिया जाएगा, एंड दैट व्हाट रियली हैपेंड व्हेन शी वेंट बैक टू हर होम, और उसको वहाँ पे मार दिया गया। तो ये एक कुछ इंस्टेंसेस है जो कि अभी ये वाले इंस्टेंसेस रीसेंट इंस्टेंसेस है जो हमने देखे हैं अपने मुल्क में अभी रिसेंटली देखे हैं। और इसके अलावा ये मैंने कुछ स्टैट्स अपने हमारे जो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं उसके स्टैट्स हैं, और ये 2024 के स्टैट्स हैं। और एज पर दिस स्टैट्स, अगर हम देखें जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो केसेस जो कि रिपोर्ट हुए हैं ऑफिशियली, दे आर अराउंड 33,000। और अभी ये रिपोर्ट हुए हैं, इसमें से ह्यूज नंबर्स ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। और फिर रेप केसेस की बात की जाए तो वो 5,000 केसेस हैं, अबव 5,000 हैं। और domestic violence cases are above 2,000 and honor killing cases are above 500। और इनका कन्विक्शन रेट वो देखें इतना कम है। रेप का और ऑनर किलिंग्स का दोनों का कन्विक्शन रेट इज अराउंड 0.5%, एंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इट्स ओनली 1.3%। तो कन्विक्शन रेट ही इतना कम है कि इतना इसको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है इसको, क्योंकि इसमें लोग कहते हैं कि नहीं, स्टिग्मा है, नहीं रिपोर्ट नहीं करना और फैमिली का नाम खराब हो जाएगा ये। तो ये कि अगर ये केसेस प्रॉपरली इसके रिपोर्ट भी हों तो हो सकता है मजीद इसमें मजीद भी इसमें पॉलिसी मेकिंग की जा सके। लेकिन इन द एंड यही कहा जाएगा कि इट्स वेरी एसेंशियल एंड क्रिटिकल कि इन स्टैट्स के देखते हुए, इन स्टैट्स को और ये भी देखते हुए कि ये इतने अंडर रिपोर्टेड हैं, इस पे बहुत ज़रूरत है कि हम लोग मजीद इस पे पॉलिसी मेकिंग करें और अवेयरनेस पैदा करें, अपनी वुमेन को लिटरेट करें, इनको मजीद अवेयरनेस प्रोवाइड करें। ओनली देन इट्स पॉसिबल टू इंश्योर दैट दीज केसेस स्टॉप कमिंग और स्टॉप अपेयरिंग। और यहाँ पे कुछ लॉज हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। और अगेन ये लॉज, अगर हमारी वुमेन इतनी लिटरेट हों, और अफसोस इस बात की थी कि कुछ वुमेन हमारी लिटरेट होने के बावजूद भी उनको इन लॉज के बारे में नहीं पता होता कि दे डू एग्जिस्ट, दे आर एग्जिस्टिंग देयर फॉर देम टू फॉर द प्रोटेक्शन। तो ये कुछ लॉज हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं हमारे वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए। लॉ वन है जिसमें नो नाइट अरेस्ट, जिसमें वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता रात को। और फिर एफआईआर है कि जिसमें a rape survivor does not have to go to the police station, or FIR can be recorded at her home. Then law 3 is around regarding the inheritance right, और it's under the यहाँ पे सेक्शन के नंबर भी लिखे हुए हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के जो आर्टिकल 498A के मुताबिक जो वुमेन को इनहेरिटेंस राइट्स है, हमने देखा है कि अक्सर औकात नॉट ओनली इन रूरल बट अर्बन एरियाज में एज वेल, कि वुमेन को इनहेरिटेंस राइट नहीं दिए जाते। एंड द फोर्थ वन इज रिगार्डिंग द फोर्स्ड मैरिज, जिसमें अगेन एट द एंड वुमेन को ऑनर किलिंग के नेम पे मार दिया जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वुमेन अ वुमन कैन नॉट बी मैरिड अगेंस्ट हर विल। इट्स अ लॉ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड 498B। तो ये कुछ लॉज हैं जो वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं कुछ एंड पे आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम लोग अपने इंश्योर कर सकते हैं कि हाउ कैन वी गेट हाई स्कोर इन आवर क्रिमिनोलॉजी। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके क्वेश्चन पे में नहीं होंगी तो आपका स्कोर नहीं इतना ज़्यादा आएगा। और मेरा जो स्कोर 78 आया, जो उसवा का 78 आया है, वो इसी तरीके से आया कि हम लोगों ने ये इंश्योर किया था कि ये चीज़ें इसमें हम अपने क्वेश्चन में इनकलकेट करें। तो पहले तो ये है कि इट्स वेरी एसेंशियल कि हम एफपीएससी का सारा सिलेबस फॉलो करें और उसको देखें, कुछ कोई चीज़ हम लीव ना करें उसको। और फिर आ जाती है बात कि आपको जो जो भी टॉपिक है, आपने अगर सेक्शन 1 से आपने टॉपिक पकड़ा है रिगार्डिंग क्राइम आ जाता है, जैसे ना आ जाता है वाइस फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल टॉपिक उसके आपने डेफिनेशंस की हैं। फिर उसमें आप देखेंगे थ्योरिस्ट, डिफरेंट थ्योरिस्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ थ्योरिस्ट के अगर नाम मैं लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीजर बकैरिया है, सीजर लम्ब्रोसो है, ये कुछ थ्योरिस्ट हैं। तो जितने भी थ्योरिस्ट मेंशन है आपने आपके सिलेबस में उनको कवर करें, ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरीज को कवर करें, फिर उन थ्योरीज को, फॉर एग्जाम्पल थ्योरीज आ जाती हैं आपके पास, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, थ्योरी की लेबलिंग थ्योरी है,
कि किस तरीके से अगर एक दफा कोई बचपन में कोई बच्चा चोरी करता है तो उसको लेबल कर दिया जाता है कि वो चोर है, और वो जब उसे हर कोई चोर चोर कहता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसके अंदर चीज बिल्ट हो जाती है, और वो कहता है मैं तो अब लेबल हो चुका हूँ, तो वो बाद में इन फ्यूचर आगे जाकर साइबर क्राइम्स में, स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब ये लेबलिंग थ्योरी आ जाती है। फिर आ जाती है स्ट्रेन थ्योरी, कि किस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कुछ गोल्स होते हैं कि सोशली एक्सेप्टेड गोल्स होते हैं, कि मेरा पर्टिकुलर गोल है कि अच्छा मैंने ये जॉब लेनी है, मैंने ये लाइफ में ये मैंने अचीव करना है, वो नहीं कर सकता, वो सोसाइटी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, वो सोसाइटी से स्ट्रेन फील करने लगता है, जिसकी वजह से दैट पर्सन देन कमिट्स द क्राइम। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज हैं। अब इसको अपने इन थ्योरीज को अप्लाई कैसे करना है? फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपके कि क्यों, लाइक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या वजह है कि यूथ में क्राइम्स बहुत कॉमन हो रहे हैं, तो आप इन थ्योरीज को वहाँ पे अप्लाई करें और बताएं कि ये थ्योरीज हैं जिसकी वजह से ये वजह है कि यूथ में क्राइम्स काफी इन हो रहे हैं। फिर मजीद आप इवेल्युएशन कर सकते एग्जैक्टली इसी तरह तो जब अगर कोई फर्ज करें कि क्वेश्चन आ जाता है करप्शन के ऊपर या वाइट कॉलर क्राइम्स के हैं। ऊपर, तो हाँ आप उसके अंदर बता सकते हैं कि देखें ये जो सोशल स्ट्रेन थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि जो वो एक बंदा होता है अपने मीन्स को, अपने एंड को हासिल करने के लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ मीन्स जो है उनको एग्जैक्टली। अडॉप्ट कर लेता है। तो उधर फिर आप इसको जो है इनकलकेट करोगे, अपनी चीजों को ना बेसिकली इंटरलिंक करना है एक दूसरे के साथ। एग्जैक्टली, फिर आप फ्लोर चार्ट से, डायग्राम्स, टेबल से मजीद आप ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर आप कोई भी, अगेन जैसे मैं थ्योरिस्ट के भी नाम लिया, सीरियल एम्प्रोसो की बात की, बेगेरिया की बात की, तो आप इनको अपने इन थ्योरिस्ट का कोट भी कर सकते हैं इनको। फिर आप अपने कोई भी हमने इतनी ज़्यादा एग्जांपल डिस्कस की, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में डिस्कस किए, तो आप उन एग्जाम्पल्स को अपने क्वेश्चन पेपर में इनकलकेट कर सकते हैं। आप अभी हमने जो सारी जो एग्जाम्पल डिस्कस की, दे वर ऑल पाकिस्तान रिलेटेड। अब आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ दो तीन एग्जाम्पल डिस्कस करूँ, फॉर एग्जाम्पल एप्स्टीन केस इज द वन केस, जहाँ पे आप कहीं पे भी आपको कोई आपको केस आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग, अगेन जेंडर बेस्ड क्राइम भी आ जाता है, जो कि उसमें भी आप डाल सकते हैं एप्स्टीन का जो केस के हवाले से। फिर आपके पास कोई आपको क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी क्राइम रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर यस यूथ के बारे में आ जाता है, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिसमें अ पर्सन जो कि आईवी लीग का ग्रेजुएट था, मिस्टर लुई मैगवाइन, और उसने क्या व्हाट ही डिड दैट ही किल्ड, murdered a CEO of United Healthcare, which is one of the biggest insurance companies there in the US। तो वो क्या वजह बनी कि उस लड़के ने, जो कि एक आईवी ग्रेजुएट लीग का ग्रेजुएट था, उसने एक इतना बड़ा मर्डर कमिट कर दिया। तो ये आप ये उसमें एग्जांपल डाल सकते हैं कि यूथ क्यों क्राइम कमिट कर रही है। तो ये कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इससे आपके मजीद पेपर में वैल्यूडेशन हो जाती है। फिर इसके अलावा, इसी तरह मैं एक छोटी सी चीज हाँ ऐड जी, करना हाँ जी, चाहूंगी। आप ग्राफ्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे आप यस। ग्राफ बना सकते हो कि किस तरह पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो क्राइम्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होते जा रहे हैं, कितने फास्ट पेस पे। इसी तरह आप ग्राफ्स बना सकते हो ये शो करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर जो अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स हैं उनका जो रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। आप ऐसे ग्राफ्स बना सकते हो जो बताने के लिए कि जो बहुत जुवेनाइल्स जो हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं वो है ही नहीं पॉसिबल पाकिस्तान के अंदर, और वो डिक्लाइन करी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस तरह के आप ग्राफ्स भी बना सकते हैं। इसी तरह जब फ्लो चार्ट्स की हम बात करते हैं ना, तो इसमें आपने क्या करना है कि जैसे लेट सपोज कि कोई आप थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें आप हर थ्योरी के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। लाइक जैसे अभी तुबा ने बताया कि सोशल स्ट्रेन थ्योरी है या फिर लेबलिंग थ्योरी है, तो आप इसके अंदर हर कंपोनेंट का एक वो बनाएं, छोटा सा सर्कल बना लें, स्क्वायर बना लें, उसमें लिखे कि ये चीज जो है इट लीड्स टू अनदर वन विच लीड्स टू अनदर वन एंड दैट लीड्स टू अ क्रिमिनल, एन अडल्ट क्रिमिनल। स्पेसिफिकली अगर हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स की बात करते हैं, उनको जब लेबल लग जाता है, तो इस तरह से भी आपके मार्क्स जो हैं वो ज्यादा आएंगे। इसी तरह जब आप इनको अप्लाई करते हैं जगह जगह पे, कोई भी क्राइम को एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां पे भी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ना, खुद ब खुद ही। इसी तरह क्या होता है कि आप जो जब भी हेडिंग्स बनाएंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स बनाइएगा। यस, जोन सा ये भी इट्स पेपर वेरी हो, आपकी सेल्फ इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स होंगी ना, तो वो क्या होगा कि एग्जामिनर को सामने नजर आएगा कि इसने इस हेडिंग के नीचे इस पैराग्राफ में ये चीज एक्सप्लेन की हुई है। तो वो पैराग्राफ नहीं पड़ेगा। जैसे हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ते थे, तो हमारे टीचर्स कहा करते थे कि आपको इजी करना है अपने पेपर को एग्जामिनर के लिए, कि उसको पढ़ने में आसानी रहे, तो खुश हो जाएगा एग्जामिनर खुद ब खुद, उसका मूड अच्छा होगा तो नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो सेम थिंग्स अप्लाई टू सीएसएस एज वेल। तो ये कुछ चीजें थी जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। और ओवर टू यू, आप मजीद ऐड करें प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, बस इसमें बस ये नहीं कि एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के मुतालिक, तो उसमें आप अगेन उसमें डेफिनेशंस डालें, उसके कॉजेस डालने के बाद फिर आप
मजीद उसमें थ्योरीज अप्लाई करें। जैसे हमने डिस्कस की सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें बताया जाता है किस तरीके से एक बच्चा दूसरे से सीखता है वो क्राइम कमिट करना, और इसमें आप थ्योरीज को मजीद अप्लाई करें। और अभी जैसे भी डिस्कस की कैसे हम मजीद वैल्यूडेशन कर सकते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स जो हमने अपनी इतनी ज़्यादा डिस्कस की हैं। फिर स्टैट्स के जरिए आप मजीद उसको वैल्यूडेशन कर सकते हैं थ्रू ग्राफ्स, मजीद वैल्यूडेशन कर सकते हैं जैसे मैम उस्मान ने बताया, थ्रू ग्राफ्स भी आप वैल्यूडेशन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अगेन जैसे अभी मिस उस्मान ने बात की हेडिंग्स के हवाले से, सब हेडिंग्स के हवाले से, वो वेरी पर्टिनेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा आप उसको आप यू आर हिटिंग द बुल्स आई, आप वो सेम वही हेडिंग्स बना रहे हैं बट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना रहे हैं, तो उससे एग्जामिनर को पहले आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा क्या लिखने वाला है। और वो उसमें मजीद आपकी वैल्यूडेशन हो रही थी क्वेश्चन की। फिर हमने फ्लो चार्ट की, टेबल्स के डायग्राम्स की हमने पहले भी बात की कि वो उससे मजीद आपका जो क्वेश्चन होता है वो इन्हांस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये नहीं कि आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल ही ओवरलोड कर दें, उसमें हर चीज़ डाल दें, एग्जांपल्स भी डाल दें, रिसर्च पेपर्स में कोई आपको मिला है तो वो भी डाल दें, आप एग्जांपल भी डाल दें, आप स्टैट्स भी डाल दें, नहीं ऐसी बात नहीं है। बस आप ये इंश्योर करें कि फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले तो इंश्योर करें कि उसमें इंट्रोडक्शन हो, उसका कंक्लूजन हो, और उसमें आपका फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, टेबल्स, कोई या तो उसमें या फ्लो चार्ट हो जाए या टेबल हो जाए या डायग्राम, इसमें इन तीनों में से कोई एक चीज हो जाए। फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, या एग्जाम्पल या रिसर्च पेपर की कोट हो जाए या कोई स्टैट्स हो जाए, ठीक है। आप इन तीनों में से कोई एक चीज चूज कर सकते हैं, ठीक है। और पिक्टोरियल में भी आप फ्लो चार्ट, टेबल या डायग्राम से कोई एक चीज चूज कर लें एक क्वेश्चन के लिए, तो वो आपका सफिशिएंट होता है। अब ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आपने सब कुछ ही डाल देना है, वो तो फिर आपके पास ना इतना टाइम होगा उस क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए, ना वो पेपर आपका कंप्लीट हो सकेगा। तो ये चीज आ जाती है। फिर ये भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि अगेन एक और मैंने एग्जांपल मैंने डाली हुई है फॉर साइबर क्राइम, तो जिसमें अगेन हम थ्योरीज डाल देंगे और इसमें हम अगेन कोई लॉ, और अब ये अब हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉ डाल दें, जहाँ पे लॉ बन रहा होगा तो वहाँ पे लॉ डालेंगे। जैसे अब यहाँ पे पाकिस्तान में साइबर क्राइम के लिए इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं, एनसीसीआई की जिसने बात की, फिर यहाँ पे पीका एक्ट है जो कि साइबर क्राइम के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये फिर डिफरेंट लॉज एंड एक्ट को भी आप इनकलकेट कर सकते हैं, वो लॉज एंड एक्ट जो कि क्वेश्चन के हवाले से बन रहे होंगे, ठीक है। और फिर जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन देखें कहीं ना कहीं क्राइम में कोई एग्जिस्ट, कोई बात पूछी जा रही है, डिस्कस साइबर क्राइम इन पाकिस्तान, यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप देखें जहाँ जिस क्वेश्चन में आप वे फॉरवर्ड प्रोवाइड कर सकते हो उसमें आप वो भी प्रोवाइड करें लाजमी, ताकि उससे मजीद एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि बच्चे का कितना ब्रॉडन होराइजन है। फिर एग्जाम्पल ये वही बात आ रही थी जो हमने पिछले भी डिस्कस की, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज की। और अब जैसे मिस उस्मान ने शुरू में बात की थी किस तरीके से हमें क्रिमिनोलॉजी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि बच्चे क्या होते हैं कि वो नहीं इन टर्मिनोलॉजीज को नहीं यूज़ करते क्रिमिनोलॉजी के पेपर में, तो इनको यूज़ करना बहुत असेंशियल है। ये सारी जैसे फॉर रिहेबिलिटेशन हो जाती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो इनको आपने यूज़ करना है। और अगेन एंड पे आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं कोशिश करें साथ साथ, अब जैसे हमने 2026 का पेपर देखा उसमें उन्होंने पूछा हुआ आपका ओपिनियन पूछा हुआ, तो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप अपना साथ साथ एनालिसिस भी दें अपने पेपर के अंदर, जहाँ पे भी आप दे सकते हैं अपना, क्योंकि वो एग्जामिनर ये भी देखना चाह रहा है कि ये, क्योंकि कल को उन्होंने जाके बच्चों ने पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो ये बच्चा क्या सोच रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी दें, अपना भी थोड़ा इनपुट दें अपना उसमें, चाहे वो आप थोड़ा सा जब आप वे फॉरवर्ड दे रहे हैं उसमें आप थोड़ा एनालिसिस अपना दे सकते हैं। और जहाँ पे आप एग्जांपल्स कोड करें वो तो आपने खुद कोड करनी है, तो एग्जामिनर ये देखेगा कि बच्चा किस तरीके से एग्जांपल कोड करता है, ये अब आपका एनालिसिस आ जाता है, तो इसको आप उस एग्जैक्टली। लिहाज से देखेंगे। और एंड थैंक यू सो मच फॉर joining the seminar, and this is the end of the seminar, and I hope all of you enjoyed our seminar, and you are able to प्री know. ओरिएंटेशन क्लास बेसिकली। Yes, it was basically an orientation class, and you were, I hope, able to enjoy this entire class. तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस कोर्स को लेकर चलना है। अब हम लोगों ने देखा, मैंने आपको एक जेंडर एंड क्राइम पे इतना मैंने आपको कम्प्रिहेंसिव आपको मैंने इसका बताया, जिसमें आपको सब कुछ मैंने बता दिया। अब आपको जितना मैंने इसमें जेंडर क्राइम कवर कराया, आपको किसी और जगह से करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। आप यहीं पे आपका टॉपिक कवर हो जाएगा ऐसे इस तरीके से, और आपको ये बाद में मटेरियल प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। और इसके अलावा
हमने देखा, हमने डिस्कस किया किस तरीके से क्वेश्चन को कैसे स्कोरिंग बनाया जा सकता है, और यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से स्कोर आता है, और यही वो वजह थी जिससे मेरा भी और मैं उस्मा का भी स्कोर काफ़ी अच्छा आया है, क्योंकि यही चीज़ें इनकलकेट करके आपको एग्जामिनर में आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन का अच्छा आपका मार्क्स आ जाते हैं। अमूमन हम ये देखा गया है कि अकेडमिक्स में क्या होता है कि अकेडमिक्स में ये जो भी टीच करते हैं ज़्यादातर, अम, ये होता है कि वो इतने चीज़ों को इतना थ्रू एंड थ्रू प्रोवाइड नहीं करते चीज़ों को, और ना ही इतना बताया जाता है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। तो बस एक सिलेबस कवर करा दिया जाता है ओवरऑल, और इन डेप्थ चीज़ों को नहीं कराया जाता। तो हमने हमने ये हम ये इंश्योर करेंगे कि सिलेबस सारा कवर और इन डेप्थ चीज़ों को कराया जाए। नाउ ओवर टू मैम उस्वा। मैं भी यही कहूंगी। तो मिस तोआ ने तकरीबन सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर आज का जो है ये हमारा प्री ओरिएंटेशन सेशन इसको इधर ही एंड करते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपनी क्लासेस में, विच आर गोइंग टू स्टार्ट सून। होप टू सी यू सून देयर एज वेल। थैंक यू। थैंक यू सो मच।